अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस में ना दो बहुत ही दिलचस्प मशीनें हैं, डीएफए और एनएफए। काम तो ये दोनों एक जैसा ही करती हैं, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल अलग है। तो आज हम यही देखेंगे कि इनमें आखिर फ़र्क क्या है, और ये भी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। इसको समझने के लिए जरा सोचें कि आप एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। हर मोड़ पर आप क्या करेंगे? क्या हो अगर आप एक ही वक्त में दोनों रास्ते एक साथ ले सकें? यही वो बुनियादी आइडिया है जिस पर नॉन डिटर्मिनिज्म काम करता है। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये फाइनाइट ऑटोमेटन होता क्या है। फिर हम डीएफए और एनएफए की दुनिया में गहराई में जाएंगे, उनका आमना सामना कराएंगे और ये भी देखेंगे कि एक को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है। और आखिर में जो सबसे अहम है, हम देखेंगे कि ये सारी थ्योरी कंपाइलर डिजाइन में आखिर काम कहाँ आती है। तो चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सवाल यह है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान लफ्जों में कहें तो ये सबसे सादा मशीन है जो इनपुट को पढ़ती है, पहचानती है और फिर कोई फैसला करती है। और अगर उसकी किताबी तारीफ देखें तो फाइनाइट ऑटोमेटन एक ऐसी मशीन है जिसकी कुछ महदूद हालातें यानी स्टेट्स होती हैं। ये एक इनपुट स्ट्रिंग लेती है, इसे पढ़ती है और बस ये बताती है कि ये स्ट्रिंग सही है या गलत, यानी इसे कबूल करना है या मुस्तरद करना है। इसे समझने की सबसे अच्छी मिसाल एक वेंडिंग मशीन है। जरा सोचें, मशीन एक हालत में है, पैसे का इंतजार। जैसे ही आपने सिक्का डाला जो कि इनपुट है, वो फौरन अपनी हालत बदलकर चीज मुंतखब करने पर आ जाती है। यानी हर इनपुट उसे एक हालत से दूसरी में ले जाता है। टेक्निकली किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटन को इन 5 चीजों से पहचाना जाता है। क्यू यानी स्टेट्स का एक सेट, सिग्मा यानी जो इनपुट हम दे सकते हैं, डेल्टा जो कि असूल बताता है कि किस इनपुट पे कहाँ जाना है, क्यू नॉट यानी शुरू कहाँ से करना है, और एफ यानी मंजिल यानी हमारी फाइनल या एक्सेप्टिंग स्टेट्स। चलें अब इसकी पहली किस्म पर आते हैं, डीएफए यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। इसका एक ही उसूल है, एक रास्ता, कोई कंफ्यूजन नहीं। डीएफए बिल्कुल एक जीपीएस की तरह है। आप मंजिल डालते हैं और वो आपको सिर्फ एक तयशुदा रास्ता दिखाता है। कोई शायद इधर या शायद उधर वाली बात नहीं होती, बस एक ही यकीनी रास्ता है और डीएफए बिल्कुल इसी तरह चलता है। डीएफए का सबसे पक्का असूल ये है कि आप किसी भी हालत में हों और कोई भी इनपुट आए, अगला कदम क्या होगा ये पहले से बिल्कुल तय होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अगली स्टेट होती है। जैसे अगर एक डीएफए को ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स ढूंढनी है जो 1 पर खत्म होती हैं, तो वो 0 देकर हमेशा एक जगह जाएगा और 1 देखकर हमेशा दूसरी जगह। रास्ता बिल्कुल साफ है। अब आते हैं इसके दूसरे ज्यादा दिलचस्प भाई की तरफ, एनएफए यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। इसकी खूबी यह है कि ये एक ही वक्त में सारे रास्ते देख सकता है। अब अपनी भूल भुलैया वाली मिसाल को दोबारा सोचें। एनएफए के पास जैसे क्लोन मशीन होती है, हर मोड़ पर यह खुद के कई क्लोन बनाकर सब रास्तों पर एक साथ चल पड़ता है। तो एनएफए में बहुत लचक होती है। एक ही इनपुट पर हो सकता है वो कहीं ना जाए या एक जगह जाए या एक ही वक्त में कई जगहों पर चला जाए। और इससे भी मजे की चीज है एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। ये एक फ्री मूव की तरह है जहां मशीन बगैर कोई इनपुट लिए ही अपनी हालत बदल सकती है। तो ठीक है, अब वक्त है इन दोनों का आमने सामना करवाने का। देखते हैं कि कौन कहां खड़ा है। ये टेबल देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। डीएफए तेज और सीधा सादा है, एनएफए लचकदार और बनाने में आसान है। डीएफए को बनाना मुश्किल है तो एनएफए को चलाना सुस्त है। हर मामले में ये एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन फिर जब हम आखिरी लाइन पर आते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। इन दोनों की ताकत यानी पावर बिल्कुल बराबर है। एक मिनट, क्या मतलब इनकी ताकत बराबर है? ये कैसे हो सकता है? जब इनके काम करने का तरीका इतना अलग है तो ये एक जैसा काम कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, ये सच है और ये कंप्यूटर साइंस के सबसे दिलचस्प नताइज में से एक है। इसकी वजह यह है कि दोनों सिर्फ एक ही तरह की जुबानें पहचान सकते हैं, जिन्हें हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हर वो काम जो एक लचकदार एनएफए कर सकता है, वही काम एक तेज रफ्तार डीएफए भी कर सकता है। यानी हम हर एनएफए को डीएफए में बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये तब्दीली होती कैसे? अब हम इस एल्गोरिथम की बात करेंगे जो इम्तिहानात के लिए सबसे अहम है, सबसेट कंस्ट्रक्शन, यानी एक एनएफए को डीएफए में बदलने का तरीका। ये एल्गोरिथम एनएफए की स्टेट्स के ग्रुप्स बनाकर काम करता है। पहला कदम, एनएफए की शुरू की स्टेट और वो तमाम स्टेट्स जहां वो फ्री मूव यानी एप्सिलॉन से जा सकता है, उन सब का एक ग्रुप बना लें। ये हमारे डीएफए की पहली स्टेट है। फिर इस ग्रुप से हर इनपुट पर नए ग्रुप्स बनाते जाएं। ये काम तब तक करते रहें जब तक कोई नया ग्रुप बनना बंद ना हो जाए। और आखिर में अगर किसी ग्रुप में एनएफए की कोई भी फाइनल स्टेट मौजूद है तो वो पूरा ग्रुप डीएफए की फाइनल स्टेट बन जाएगा। इसको ऐसे समझें कि आप एक इमारत में एक अकेले आदमी को ट्रैक नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ
एक यूनिट के तौर पर ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ डीएफए की हर एक स्टेट एनएफए की कई स्टेट्स के एक ग्रुप को जाहिर करती है। ठीक है, इतनी सारी थ्योरी तो हो गई, लेकिन ये सब असल दुनिया में काम कहाँ आता है? तो आइए देखते हैं कंपाइलर डिजाइन में इनका क्या किरदार है। देखें, कंपाइलर का जो पहला हिस्सा होता है लेक्सिकल एनालिसिस, वो एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। पहले प्रोग्रामर रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखता है ताकि टोकन्स के पैटर्न बता सके। फिर इन एक्सप्रेशंस से एक लचकदार एनएफए बनाया जाता है। इसके बाद हमारा सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम इस सुस्त एनएफए को एक बहुत तेज रफ्तार डीएफए में बदल देता है, और यही डीएफए आखिर में हमारा लेक्सिकल एनालाइजर बन जाता है जो कोड को तेजी से स्कैन करता है। तो अब हमें जवाब मिल गया कि हमें इन दोनों की जरूरत क्यों है। एनएफए की वजह से रेगुलर एक्सप्रेशन से मशीन बनाना आसान हो जाता है, और डीएफए की वजह से कोड को स्कैन करना तेज हो जाता है। कंपाइलर डिजाइनर्स ने दोनों की खूबियों को इस्तेमाल किया है। एनएफए एक पुल की तरह है और डीएफए उसका इंजन है। चलें, इम्तिहान से पहले जल्दी से कुछ अहम बातें दोहरा लेते हैं। पहला सवाल, चलाने में कौन तेज है? चार्ट से बिल्कुल साफ है, डीएफए रफ्तार के मामले में बहुत आगे है। अच्छा, तो फिर डिज़ाइन करने में कौन सा आसान है? एनएफए को डिज़ाइन करना बहुत आसान है, खास तौर पर जब आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन से मशीन बनानी हो। वो भूल भुलैया वाली बात याद है ना? एनएफए सारे रास्ते एक साथ एक्सप्लोर करता है, जबकि डीएफए इन सारे मुमकिना रास्तों को मिलाकर एक तेज और पक्का रास्ता बना देता है। तो देखें, ये दोनों मिलकर हर लेक्सिकल एनालाइजर की जान है, इसका दिल और दिमाग। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो कंप्यूटेशन की दुनिया का सिर्फ पहला कदम है। अगर ये मशीनें रेगुलर ज़बानों को पहचान सकती हैं, तो सोचने की बात यह है कि ऐसी कौन सी ज़बानें हैं जो इनकी समझ से बाहर हैं, और उन ज़्यादा पेचीदा ज़बानों को समझने के लिए हमें कैसी और ज़्यादा ताकतवर मशीनें बनानी पड़ेंगी।